हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकेंड सेमेस्टर। अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी सेकेंड सेमेस्टर में जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट है सोशल साइंस, जिसको पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण भी आप कहते हैं। आज हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। जो पेपर आपका जुलाई 2022 में हुआ था, इस क्वेश्चन पेपर को हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और किसी भी एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उससे ये पता लग पाता है कि जो हमारा आने वाला पेपर है वह किस तरीके से आएगा। उसमें क्योंकि पिछले वाले पेपर में किस तरीके से क्वेश्चंस की लैंग्वेज थी, किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या लेवल था उनका, है ना, कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, ये सब हम आइडियाज़ कहाँ से लगा पाते हैं, प्रीवियस ईयर देख करके। और ये जो आप देख पा रहे हैं इसको हमने टाइप करा दिया है। टाइप इसलिए करवाया है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर हमने बच्चों से मंगवाया था, जिन्होंने पिछली बार पेपर दिया था, तो उसमें प्रिंट ठीक नहीं था, क्लियर दिख नहीं रहा था, तो मैंने कहा अब तक हम सही तरीके से पहुँचाएँ इसको, इसलिए इसको टाइप करवा दिया है। तो आइए 100 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन का आपका पेपर आएगा, 75 आपको करने रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आइए समझते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है, और यहाँ से कई क्वेश्चंस आपको एग्जाम में एज इट इज देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य क्या होना चाहिए। भाई, आप सामाजिक विज्ञान के अध्यापक हैं तो आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? सामाजिक समरसता का विकास करना, जी बिल्कुल ये उद्देश्य हमारा होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान का नव निर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, कि जो समाज में व्याप्त प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको ढूंढना। तो एज अ सोशल साइंस टीचर ये सभी हमारे उद्देश्य होने चाहिए, इसलिए जो ऑप्शन डी रहेगा इसमें आपका वो राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। जो बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जा रही है उसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों में किस प्रकार की भावना को डेवलप करना चाहिए? उनके अंदर राष्ट्रीयता की भावना को डेवलप करें हम, या प्रांतीयता की भावना? प्रांतीयता का मतलब होता है किसी विशेष प्रदेश के प्रति, है ना, या फिर किसी पर्टिकुलर प्लेस की जो है भावना, जैसे कोई स्थान विशेष हो गया, कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई है ना, मंदिर है, कोई ऐसा स्थान है ना, उसके प्रति भावना उसकी डेवलप करें, या जातीयता के प्रति। तो यहाँ पे हमें किसी पर्टिकुलर जाति को नहीं ध्यान रखना है, कोई स्थान नहीं, कोई प्रदेश नहीं, सीधा हमें बच्चे के अंदर राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। किसका विकास करना है? राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना है। ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है सामाजिक विज्ञान में किस प्रकार के शिक्षण सहायक उपकरण सबसे उपयोगी हैं। मान लीजिए आप सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आप किस प्रकार का जो है ये आपकी जो शिक्षण सहायक सामग्री है, जो आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो सबसे बेस्ट है। कोई मॉडल दिखाएंगे आप बच्चों को, संग्रहालय में ले जाएंगे, श्रव्य दृश्य माध्यम ठीक रहेंगे, या सिर्फ चित्र से काम चलाएंगे? तो सामाजिक विज्ञान में क्या होता है, बच्चों को हम क्या करें, ऐसी चीज उनके सामने रखें जिसको बच्चा देख भी पाए और सुन भी पाए, क्योंकि जिस ज्ञान को ग्रहण करने में हम ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियों का यूज़ करते हैं वह हमारे दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा समय तक स्टोर हो पाती हैं। जाहिर सी बात है यहाँ पे हम श्रव्य दृश्य माध्यम का यूज़ करेंगे, ठीक है। श्रव्य दृश्य माध्यम जैसे आपका टेलीविज़न हो गया, इसमें क्या होता है, हम सामने जो देख रहे हैं वो सुन भी रहे हैं, ठीक है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण की मुख्य समस्या क्या है, मुख्य प्रॉब्लम क्या है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक तो प्रॉब्लम यह है कि परंपरागत शिक्षण पद्धतियां हैं, पुस्तकालय सुविधाओं का अभाव है, उचित मात्रा में पुस्तकालय नहीं है, टीचर्स भी वेल ट्रेंड नहीं है, अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, ये सभी समस्याएं हैं सामाजिक विज्ञान शिक्षण में, सामाजिक विज्ञान को पढ़ाने में, ठीक है। इन सभी समस्याओं से बच्चों को गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि का उपयोग सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत नहीं किया जाता? कहानी कथन विधि, क्या आप इसका यूज जो है कि नहीं कर सकते हैं सोशल साइंस में, या परियोजना विधि का नहीं कर सकते हैं, या प्रयोगशाला का नहीं कर सकते हैं, या व्याख्यान विधि का? देखिए सामाजिक विज्ञान है, ठीक है, इसमें जो है हम कहानी कथन का भी यूज कर सकते हैं,
परियोजना जो प्रोजेक्ट मेथड है वो भी हमारा इसमें जो है फाइल भी बनती है, प्रोजेक्ट भी तैयार होते हैं, है ना, और बच्चों को लेक्चर भी दिया जाता है। लेकिन जो प्रयोगशाला विधि है, प्रयोगशाला तो आपका साइंस में ज़्यादा काम आता है, प्रयोगशाला आपका साइंस में ज़्यादा काम आता है, बच्चे लैब में काम कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी रहेगा आपका ये राइट हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के अंतर्गत जो प्रयोगशाला विधि है ये नहीं आता है, ठीक है, इसके अंतर्गत नहीं आता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। बाकी सब आपके ऑप्शन ठीक हैं। निम्न में से किस अवस्था में बच्चे को समकालीन मुद्दों और समस्याओं से परिचित कराया जा सकता है? किस अवस्था में? प्राथमिक अवस्था में या उच्च प्राथमिक अवस्था में या दोनों में या कोई नहीं? देखिए, प्राथमिक जो बच्चा होता है वो तो छोटा बच्चा होता है। उच्च प्राथमिक जैसे आपका 6 से 8 हो गया, है ना, या 10 तक हो गया बच्चा, यहाँ पे हम समकालीन मुद्दों और समस्याओं से बच्चों को परिचित करा सकते हैं। अगर हम प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाएंगे, कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ये सारी चीज़ें बताएंगे, तो उसके लिए ये सब चीज़ें मायने नहीं रखती हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए ऑप्शन इसमें जो आपका बी रहेगा वो ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म शिक्षण के उद्देश्य क्या है? माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या होता है? माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य ये होता है टीचर प्रशिक्षु में नए कौशल का विकास करना। भाई इसीलिए तो माइक्रो टीचिंग कम समय में, है ना, और जो है छोटी पाठ योजना होती है, अपने पीयर्स के साथ टीच करना होता है। तो इससे ये होता है कि उसके अंदर कुछ नई स्किल्स का डेवलपमेंट किया जाए। एक टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास करने योग्य बनाना, कि वो टीचिंग में बिलीव कर पाए। एक टीचर प्रशिक्षु को, यानी कि टीचर प्रशिक्षु छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका, ठीक है, आप लोग बीएड कर रहे हैं तो आप लोग क्या हैं? आप लोग हैं छात्राध्यापक, छात्राध्यापक, और जो गर्ल्स हैं वो छात्राध्यापिका हैं, छात्राध्यापिका हैं, ठीक है, टीचर प्रशिक्षु। चलिए, तो एक टीचर प्रशिक्षु को शिक्षण में विश्वास और उसको जो है कई शिक्षण कौशल में योग्य बनाना। तो इसलिए ऑप्शन यहाँ पे आपके सारे ही राइट हो जाते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। कौन सी शिक्षण विधि करके सीखने का अवसर प्रदान करती है? क्या कहानी में आप करके सीखते हैं? बिल्कुल नहीं, कहानी में तो हम चुपचाप सुनते हैं। प्रोजेक्ट मेथड में आप करके सीखते हैं? जी हाँ, प्रोजेक्ट हम अपने आप तैयार करते हैं, यहाँ पे हम करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग होता है। व्याख्यान विधि में हम चुपचाप बैठे सुनते रहते हैं, यानी कि हम पैसिव होते हैं, टीचर एक्टिव होता है। यानी कि यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका वो बी राइट आंसर है, बेस्ट ऑप्शन है। परियोजना विधि में हम करके सीखते हैं, क्योंकि वहाँ प्रोजेक्ट खुद हम तैयार करते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में परियोजना विधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आप सोशल साइंस टीच कर रहे हैं, उसमें जो है प्रोजेक्ट मेथड को लेकर के कौन सी बात सही नहीं है? यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है, ये बात तो सही है। यह शिक्षार्थियों को खोजी बना देती है, ठीक है, बात ये भी सही है। यह पूर्ण रूपेण एक शिक्षक केंद्रित विधि है, ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से ये शिक्षक ही केंद्रित हो, इसमें बच्चा भी एक्टिव होता है ना। यह स्वनिर्देशित क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है, ये भी बात ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है? कथन ये सही नहीं है आपका। यह पूर्ण रूप से रूपेण एक शिक्षक केंद्रित है, ऐसा नहीं है कि शिक्षक केंद्रित ही है। इसमें बालक को भी जो है समय दिया जाता है, बालक को भी करके सीखने पर बल दिया जाता है, बालक भी इसमें एक्टिव होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें जो आपका है वो राइट हो जाएगा। और विद्यालय में शिक्षक द्वारा उपयुक्त वातावरण बनाने के लिए किन बातों पर बल देना चाहिए? अगर आपको अच्छा वातावरण, उचित वातावरण बनाना है तो क्या किन बातों पर आप ध्यान देंगे? सामाजिक विविधता के प्रति सम्मान होना चाहिए, क्योंकि भाई अलग अलग जाति, धर्म, लिंग समूह से बच्चे आते हैं, है ना, तो उनकी भाषा अलग होती है। कुल मिलाकर के सामाजिक विविधता होती है, हमें उससे घबराना नहीं है, हमें उसके प्रति सम्मान देना है। ओके, बच्चों के अधिकारों और गरिमा के प्रति सजगता के भाव का रखना है। सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता एवं आदर का भाव होना चाहिए। हमारे लिए, हम टीचर हैं, अध्यापक हैं, सभी धर्म एक समान होने चाहिए, क्योंकि हमारी क्लास में कोई विशेष एक जाति के बच्चे नहीं, कई जातियों के बच्चे बैठे होते हैं। तो यहाँ पे सारी ही बातें आपकी सही हो जाती हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सामाजिक विज्ञान से संबंधित समसामयिक विषय का ज्ञान दिया जा सकता है। वाद प्रतियोगिता द्वारा, वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता द्वारा भी ज्ञान दिया जा सकता है, दैनिक समाचार विश्लेषण के माध्यम से भी ज्ञान दिया जा सकता है। ये सारे वो माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम समसामयिक विषय का ज्ञान दे सकते हैं। तो ऑप्शन जो इसमें आपका डी रहेगा वो राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं।
सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का सबसे अधिक आवश्यक गुण क्या है? तो सामाजिक विज्ञान, मान लीजिए आप सोशल साइंस के टीचर हैं, इसका सबसे अधिक आवश्यक गुण है कि अधिक अच्छी शिक्षण डिग्रियों से क्या होता है ना। कुछ टीचर्स के पास बहुत डिग्रियां होती हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनकी बात बच्चों के समझ में नहीं आती है, उससे कोई फायदा नहीं है। सिर्फ व्यक्तित्व से क्या लेना देना, इच्छा शक्ति वो तो अध्यापक की हो गई ना, उसमें बच्चों क्या। इसमें सबसे बड़ी क्वालिटी ये होती है कि टीचर को बच्चों की समझ होनी चाहिए। आखिर बच्चा हमें समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है, बच्चा क्या चाह रहा है, बच्चे की योग्यता क्या है, क्षमता क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए हम उसको शिक्षा दें, यानी कि वो बच्चे को पूरी तरीके से समझ पाए। ये उसकी सबसे बड़ी क्वालिटी है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान का अध्यापक हो, हिंदी का अध्यापक हो, यही ऑप्शन रहेगा आपका। बच्चों की समझ उसको होनी चाहिए, वो बच्चों को समझ पाए। समाचार पत्र कैसी शिक्षण सहायक सामग्री है? समाचार पत्र जो है वह कैसा है? तो क्या समाचार पत्र को हम सुन सकते हैं? समाचार पत्र को हम सुन नहीं सकते। क्या देख सकते हैं? ये बात ठीक है, हम समाचार पत्र को देख करके ही पढ़ते हैं। श्रव्य दृश्य दोनों तो नहीं है कि उसमें कोई वीडियो भी चल रहा है हम उसको देख भी रहे हैं, वो तो टेलीविजन हो जाएगा। जो समाचार पत्र है वो सिर्फ और सिर्फ दृश्य सामग्री, हम उसको सिर्फ देख सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में कौन सा TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज नहीं होता? तो जो सामाजिक विज्ञान होता है, क्या इसमें आप चुंबकीय कंपास यूज करते हैं? जी हाँ, सामाजिक विज्ञान में ग्लोबल का खूब यूज होता है, मानचित्र का खूब यूज होता है, लेकिन नेपियर पट्टी का यहाँ पे यूज नहीं है। किसका यूज नहीं है? नेपियर पट्टी का यूज सामाजिक विज्ञान में नहीं होता है। TLM का मतलब टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को तैयार करता है कौन? UGC, NCTE, NCERT या फिर NIPA? कौन तैयार करता है? तो इसमें आपका NCERT तैयार करता है। कौन? NCERT तैयार करता है। राष्ट्रीय स्तर पर विद्यालय शिक्षा के पाठ्यक्रम को NCERT तैयार करता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग है। शिक्षण सहायक सामग्री से क्या होता है? शिक्षण सहायक सामग्री क्या ये पाठ को लंबा करता है? छात्र इससे ऊबने लगते हैं? दोनों कथन गलत हैं या दोनों कथन सही है? देखिए, जो शिक्षण सहायक सामग्री होती है, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, ये पाठ को लंबा नहीं करता, ये तो पाठ को बच्चों को आसानी से समझ आ जाए उसमें हेल्प करता है। इससे छात्र ऊबते नहीं हैं, इससे छात्रों को पढ़ने में रुचि आती है, इंटरेस्ट लेते हैं। जब हम चीज़ों को, कोई प्रोजेक्ट है वो करके दिखा रहे हैं, अगर हम जो है भारत की नदियों के बारे में, भारत में शहर के बारे में, झीलों के बारे में सब बता रहे हैं, तो हम ग्लोब है हमारे पास, हम ग्लोब के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं, तो बच्चों को कितना मजा आएगा। देखिए कहाँ समुद्र है ना, कितना कहाँ लैंड है, तो कितना पानी है, कितनी ज़मीन हमारी स्थल है, कहाँ रेगिस्तान है, कहाँ पहाड़ हैं, ये सब चीज़ें बच्चा उसमें जब देखेगा, समझेगा, हमारे पड़ोस में कौन सा देश है ना, हमारे दूसरा देश कितनी दूरी पर है, इससे बच्चों को मजा आएगा, छात्र ऊबेगा नहीं। वही तो शिक्षण सामग्री है। इसलिए ऑप्शन इसमें जो आपका दोनों ही बातें गलत हैं, ऑप्शन सी आपका इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन विषय सामाजिक विज्ञान विषय से निम्न प्रकार से भिन्न है। यानी कि अब देखिए यहाँ पे सामाजिक अध्ययन विषय और सामाजिक विज्ञान विषय, अध्ययन और विषय में दोनों में क्या अंतर है? अध्ययन और विषय में क्या है? विषय वस्तु जो है निम्न स्तरीय है, इतना सा डिफरेंस है। विषय वस्तु उच्चतर है दोनों में? नहीं। विषय वस्तु समान भी नहीं है, निम्न स्तरीय है। कैसी है? निम्न स्तरीय है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। तो ये जो है सामाजिक अध्ययन विषय जो है वो सामाजिक विज्ञान विषय से जो है इस प्रकार भिन्न है कि जो सामाजिक अध्ययन विषय है इसका जो विषय वस्तु है वो निम्न स्तर का है। सामाजिक अध्ययन विषय का जो विषय वस्तु है वो निम्न स्तर का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का आधार क्या है? सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण का जो आधार है वो आपका दर्शन है, समाज है, मनोविज्ञान है। ये सभी सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण के आधार हैं। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं होता? तो पाठ्यक्रम का प्रकार कौन सा नहीं है? बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। जी हाँ, पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें हम बालक को केंद्र में रखें। शिक्षक केंद्रित पाठ्यक्रम भी होता है और विषय केंद्रित पाठ्यक्रम या विषय केंद्रित को जो है पाठ्यपुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहा जाता है, ये भी होता है। लेकिन विद्यालय केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होता।
विद्यालय केंद्रित पाठ्यक्रम नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसमें वो आपका राइट हो जाएगा। वह शैक्षिक योजना जिसके अंतर्गत संपूर्ण वर्ष में चलने वाली प्रक्रिया का उल्लेख होता है उसे कहते हैं क्या? इकाई योजना, मासिक योजना, वार्षिक योजना या फिर कोई नहीं। किसकी बात हो रही है? संपूर्ण वर्ष में। संपूर्ण वर्ष का मतलब हो गया वार्षिक, संपूर्ण वर्ष का मतलब क्या हो गया? वार्षिक योजना। ठीक है। कहानी कथन विधि से बालकों में किसका विकास होता है? कहानी कथन विधि से बालकों में जब हम बच्चों को कोई कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चे उन चीज़ों को इमेज करते हैं कि आखिर वहाँ अच्छा ऐसे ऐसे कैसे हो रहा होगा, है ना। कोई राजा रानी कहानी है, किसी देश की कहानी है या और भी कोई घटना है सुना रहे हैं तो बच्चे उसको इमेजिनेशन करते हैं, उसकी कल्पना करते हैं कि वहाँ ऐसे कैसे हुआ होगा, ऐसा कैसे हुआ होगा। तो यहाँ पे कल्पना का विकास होता है बच्चों के अंदर, इमेजिनेशन डेवलप होती है। निबंधात्मक प्रश्नों का प्रमुख गुण क्या होता है? निबंधात्मक प्रश्न जो होते हैं, निबंधात्मक का मतलब होता है जो सब्जेक्टिव एग्जाम आपका होता है, जिसमें आप 10 नंबर का 15 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन लिख रहे होते हैं, वो आपके निबंधात्मक प्रश्न होते हैं। और उसमें जो है हम अपने विचार भर भर के प्रकट करते हैं, खूब लिखते हैं, है ना, क्योंकि 5-6 पेज लिखने होते हैं। उसमें हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, हम अपने विचार खूब रखते हैं, है ना। जो भी हमारे मन में आता है हम लिखते चले जाते हैं, किसी चीज़ के प्रति, किसी टॉपिक के प्रति हमारे जो दृष्टिकोण है वो हम उसमें लिखते चले जाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया में, टीचिंग प्रोसेस में मूल्यांकन आवश्यक है। टीचिंग प्रोसेस में मूल्यांकन जो है पाठ्यक्रम के सुधार के लिए आवश्यक है। छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए कि बच्चे ने कितना हासिल किया है उसको जानने के लिए मूल्यांकन बहुत आवश्यक है। शिक्षण कार्य में सुधार के लिए, अगर बच्चा जो है अच्छा नहीं कर पा रहा है, बच्चा आगे नहीं बढ़ पा रहा है, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब है जो हमारा टीचिंग वर्क है हम उसमें कुछ सुधार कर पाएँ। तो ये सारी ही बातें सही हैं, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। और पाठ योजना में प्रस्तावना प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रस्तावना प्रश्न इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस कब पूछे जाते हैं? जब हम क्लास में किसी भी चैप्टर को पढ़ाना शुरू करते हैं तो बच्चों से कुछ प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। वो इसलिए पूछे जाते हैं ताकि जो बच्चों को पहले से ज्ञान है हम उसकी जांच कर पाएँ, और जो हमारा टॉपिक है वो वहां तक पहुंचने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। क्योंकि जो टॉपिक हमको पढ़ा, हमारा प्रस्तावना प्रश्न पूछने का उद्देश्य होता है कि हम बच्चों के जो है पुराने, यानी कि जो उनका पहले से ज्ञान उनको कितना है ना, वो इस टॉपिक के बारे में, चीज़ के बारे में कितना जानते हैं, ये सब चीज़ें जानने के लिए। तो पाठ का पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ने के लिए हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं, और जो टॉपिक हमें पढ़ाना होता है वो हम बच्चों के मुँह से निकलवाने का प्रयास करते हैं। ओके। और बोध प्रश्न पूछना अधिक उपयोगी होगा। किसके लिए उपयोगी होगा? बोध प्रश्न जो है वो आपका पुनरावृत्ति के समय पूछना अधिक आवश्यक होगा। जब हम पुनरावृत्ति प्रश्न कर रहे होंगे तो उस समय बोध प्रश्न पूछना ज़्यादा उपयोगी होगा। कक्षा के विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों का पूर्व ज्ञान जानने के लिए आप विकासात्मक प्रश्न नहीं, आप प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। कौन से प्रश्न पूछेंगे? यहाँ पे अगर प्रस्तावना लिखा होता तो ये ऑप्शन आपका ठीक हो जाता। या फिर विकासात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं पाठ की प्रस्तावना के लिए, नहीं, ये भी गलत है ऑप्शन। पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए, पाठ को छात्रों की सहायता से विकसित करने के लिए हम विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका है? सिंपल सी बात है, ये आपका कथन जोरो लिमक का है। ऑप्शन जो ए है आपका वो इसमें राइट हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन मानवीय संबंधों का अध्ययन है। शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि कौन सी है? शिक्षण कौशलों के विकास एवं सुधार की प्रविधि आपकी सूक्ष्म शिक्षण हो जाएगी। कौन सी विधि है? सूक्ष्म शिक्षण है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। एंड कक्षा में शिक्षण कार्य होना चाहिए, पारस्परिक क्रिया के द्वारा होना चाहिए, गहन होना चाहिए, सरल होना चाहिए या एक पक्षीय होना चाहिए। कक्षा में शिक्षण कार्य आपका पारस्परिक क्रिया द्वारा होना चाहिए। किसके द्वारा? पारस्परिक क्रिया के द्वारा होना चाहिए। ऑप्शन जो ए है इसमें वो आपका राइट है। हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, एक छात्र कारगिल युद्ध के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। जो छात्र है वो कारगिल युद्ध के विषय में जानने के लिए उत्सुक है। वह कुछ सैनिकों का इंटरव्यू लेता है।
जिन्होंने इस युद्ध में हिस्सा लिया था। इन सैनिकों को निम्नलिखित में से क्या माना जा सकता है? जहां बच्चा इंटरव्यू ले रहा है, युद्ध के बारे में जानना चाह रहा है, तो वो जब हमें वहां से जो जानकारी मिलेगी वो किस प्रकार का स्रोत होगा? द्वितीयक, प्राथमिक, आंतरिक या कोई नहीं। जब हम डायरेक्ट उनका इंटरव्यू लेकर के युद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे तो ये आपका प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। कौन सा स्रोत हो जाएगा? प्राथमिक स्रोत हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझने योग्य हो पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशात्मक उद्देश्य लिखता है, विद्यार्थी लोकतंत्र का अर्थ समझाने योग्य हो पाएंगे। ये उद्देश्य आपका अवबोध के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? अवबोध के अंतर्गत आता है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन में मान लीजिए आप सोशल साइंस टीच कर रहे हैं, उसमें ग्लोब का उपयोग आवश्यक है। ग्लोब का उपयोग क्यों करेंगे आप? दिन रात का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि दिन क्यों होती है या रात क्यों होती है। ठीक है, ग्लोब के माध्यम से हम दिन रात समझा सकते हैं। पृथ्वी का आकार बताने के लिए बात तो ये भी सही है, हम ग्लोब के माध्यम से बच्चों को पृथ्वी का आकार, पृथ्वी का साइज है ना, किस शेप में हमारी पृथ्वी है, ये सब बातें हम समझा पाएंगे। स्थल जल का अनुपात बताने के लिए बात ये भी ठीक है, ग्लोब के माध्यम से हम बच्चों को बता पाएंगे स्थल कितना है और जल कितना है। तो ये सारे बातें हम ग्लोब के माध्यम से बता पाएंगे, इसलिए ऑप्शन डी में आपका राइट हो जाता है। OER से क्या आशा है? OER क्या होता है? OER का मतलब होता है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस। क्या होता है? ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेस आपका OER कहलाता है। निम्न में से किसको प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? वेद, उपनिषद या उपनिषद पर टीका, सरकारी दस्तावेज, कौन सा नहीं हो सकता है? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका उपनिषद पर टीका लिखा हुआ है, यहाँ पे उपनिषद पर टिका हुआ, आगे कोई शब्द होगा जो कि छूट गया है, मिसटाइप है, यहाँ पे टाइप नहीं है। तो उपनिषद पर टिका कोई भी दस्तावेज आपका जिसका आधार उपनिषद है वो आपका प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो आपका सी रहेगा वो राइट हो जाता है। उपनिषद पर टिका, जैसे यहाँ पे कोई भी दस्तावेज हो जिसका आधार उपनिषद होगा वो प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अखबार अभी हाल ही में अफगानिस्तान में आए भूकंप से पीड़ित लोगों के साक्षात्कार की रिपोर्ट यानी कि उनसे लिए गए इंटरव्यू की रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह रिपोर्ट किस प्रकार का स्रोत है? यह रिपोर्ट जो है आपकी वो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगी। किसमें आएगी? ये रिपोर्ट आपकी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगी। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक महासागरों एवं महाद्वीपों के स्थान के बारे में पढ़ाना चाहता है, उसे किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करना चाहिए? तो अगर वो महासागर महाद्वीप के बारे में पढ़ाना चाहता है तो उसे विश्व भौतिकी जो प्रकार होता है मानचित्र का, जो विश्व भौतिकी मानचित्र होता है उसका उपयोग करना चाहिए, विश्व भौतिकी का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्ञान बोध के पश्चात कौन सा उद्देश्य आता है? ज्ञान और बोध के पश्चात आपका प्रयोग आता है। ज्ञान बोध के बाद क्या आता है? प्रयोग आता है। यदि छात्र पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करता है तो क्या करना चाहिए? उसे प्रिंसिपल के पास भेजा जाना चाहिए या उसे एक अच्छे छात्र का उदाहरण देकर के प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, उसे होमवर्क करने के लिए कहा जाना चाहिए या उसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। तो यदि छात्र पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं करता है, नहीं पढ़ता है, तो उसे हम एक अच्छे छात्र का उदाहरण देकर कि बेटा देखो वो पढ़ लिख करके कहाँ पहुँच गया, वो DM बन गया, SDM बन गया, है ना, उसे हम प्रोत्साहित कर सकते हैं, है ना। बाकी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, यही है कि हम उसको इनकरेज कर सकते हैं, प्रोत्साहन दे सकते हैं उसको। NCERT का मुख्यालय आपका कहाँ है? NCERT का मुख्यालय नई दिल्ली में है। NCERT का मुख्यालय आपका कहाँ है? नई दिल्ली में है। एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे निदानात्मक परीक्षण कहते हैं, उसे निदानात्मक परीक्षण कहा जाता है। अधिगम की कठिनाइयों
और कमियों का मापन करने के लिए कौन सा परीक्षण उपयुक्त है। यदि आप अधिगम लर्निंग से रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो भी कठिनाइयां हैं, उनको और जो कमियां हैं उनको मापन करना चाहते हैं तो उसके लिए निदानात्मक परीक्षण जो है उपयुक्त है। कौन सा परीक्षण? निदानात्मक परीक्षण आपका उपयुक्त है। मूक क्या होता है? मूक का मतलब होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ये मूक का पूरा नाम है। उपचारात्मक शिक्षण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उपचारात्मक शिक्षण, तो जो उपचारात्मक शिक्षण है आपका, ये शिक्षार्थी के बेहतर अधिगम और शिक्षक को अपने शिक्षण में सुधार के लिए जो है उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है और ये उसी से रिलेटेड है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। एक प्रशिक्षु शिक्षक इस प्रकार एक अनुदेशनात्मक उद्देश्य लिखता है। क्या लिखता है? विद्यार्थी इतिहास को परिभाषित कर पाएंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? तो विद्यार्थी इतिहास को परिभाषित कर पाएंगे, इसका मतलब है कि उन्हें कुछ ज्ञान है, कुछ नॉलेज है, वो डिफाइन कर पाएंगे। इसका मतलब है ज्ञान। ठीक है, इसका क्या उद्देश्य किस क्षेत्र में आता है? ज्ञान के क्षेत्र में आता है। निम्न में से किसे शिक्षण कौशलों की श्रेणी में रखा गया है? पाठ्य प्रस्तावना कौशल, व्याख्या कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल या उपयुक्त सभी। किसे शिक्षण कौशल की श्रेणी में रखा गया है? तो आप क्या, चाहे वो पाठ्य प्रस्तावना कौशल हो, ये भी एक टीचिंग स्किल है, व्याख्या कौशल भी आपकी टीचिंग स्किल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल भी आपका टीचिंग स्किल है। इसलिए ऑप्शन डी यानी कि सारे ही ऑप्शन यहाँ पे आपके राइट हो जाते हैं। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन से छात्रों में निम्न में से किन गुणों का विकास नहीं होता है? सामाजिक अध्ययन से बालक सहयोग सीखता है, सहिष्णुता सीखता है, निष्पक्षता की भावना उसके अंदर आती है, लेकिन जो है उसके अंदर स्वार्थपरता नहीं विकसित होती, इस गुण का विकास नहीं होता है ना। बच्चा सेल्फिश नहीं होता है। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट होता है। और निम्न में से मूल्यांकन के उपकरण कौन है? मूल्यांकन किसके माध्यम से किया जाता है? अनुसूची बना करके, प्रश्नावली के माध्यम से, निर्धारण मापना, ये सभी आपके मूल्यांकन के उपकरण हैं। टेप रिकॉर्डर किस प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री है? श्रव्य है, दृश्य है, श्रव्य दृश्य दोनों है या फिर कोई नहीं? तो टेप रिकॉर्डर को हम सिर्फ सुन सकते हैं, इसीलिए ये आपका श्रव्य साधन हो जाएगा। सिर्फ सुन सकते हैं इसीलिए श्रव्य साधन है। निम्न में से एक अच्छे पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं क्या है? एक अच्छी जो पाठ्यपुस्तक होती है वो मुद्रण स्वच्छ होता है, स्पष्ट होता है, यानी कि उसकी जो प्रिंटिंग है वो बहुत अच्छी होती है। भाषा शैली में वो सरल होती है, स्पष्ट होती है, मौलिक और इफेक्टिव होती है। विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण शिक्षण उद्देश्यों के अनुरूप होता है। ये सारी ही क्वालिटीज, सारी ही कैरेक्टरिस्टिक्स एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की होती हैं। पाठ्य योजना के प्रस्तुतिकरण को इफेक्टिव और सरल बनाने के लिए किसका प्रयोग करना चाहिए? तो इसमें आप जो है सहायक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप जो टीच कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, जो भी आपकी पाठ्य योजना है, उसको प्रस्तुत करने के लिए, उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए, आसान तरीके से समझाने के लिए हम सहायक सामग्री का यूज कर सकते हैं, टीचिंग मटेरियल का यूज कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान का अर्थ क्या है? सामाजिक विज्ञान का अर्थ है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन करना। सामाजिक विज्ञान का क्या अर्थ है? सामाजिक अध्ययन का अर्थ है मनुष्य और उसके वातावरण का अध्ययन करना। सामाजिक अध्ययन के उद्भव की नींव जो है वो आपकी 1892 में रखी गई थी। कब? 1892 में। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। भारत में सामाजिक अध्ययन का औपचारिक प्रतिपादन कब किया गया था? भारत में सामाजिक अध्ययन का जो औपचारिक प्रतिपादन है वो आपका 1937 में किया गया था। कब किया गया था? 1937 में। क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम निर्माण में निम्न में से किस सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए? क्या उसमें सामुदायिक केंद्रिता के सिद्धांत को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, या शिक्षक केंद्रिता के सिद्धांत को, क्रियाशीलता के सिद्धांत को, या बाल केंद्रित के सिद्धांत को? देखिए, सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय इस सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए। तो उसमें जो है सामुदायिक केंद्रिता का ध्यान रखना चाहिए, उसमें बच्चे की क्रियाशीलता का ध्यान रखना चाहिए, पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, लेकिन शिक्षक केंद्रीयता का सिद्धांत नहीं अपनाया जाना चाहिए, यानी कि पाठ्यक्रम हमारा शिक्षक केंद्रित नहीं होना चाहिए।
किस सन में सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता दी गई? किस सन में? तो 1915 में सामाजिक अध्ययन विषय को मान्यता प्रदान की गई। कब की गई? 1915 में। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता क्यों है? किसके लिए? तकनीकी विकास के लिए या सामाजिक विज्ञान की बढ़ती लोकप्रियता के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है, या फिर प्रभावशाली नागरिकता के विकास के लिए? सबसे अच्छा ऑप्शन इसमें आपका है ऑप्शन सी, प्रभावशाली नागरिकता के विकास के लिए सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट हो जाता है। सामाजिक अध्ययन वह अध्ययन है जो मानव जीवन के रहन सहन के ढंग, मूलभूत आवश्यकताओं, क्रियाओं जिनमें मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संलग्न रहता है तथा संस्थाओं जिनका विकास उसके द्वारा किया जाता है का ज्ञान प्रदान करता है। किसके द्वारा बताया गया है? तो ये जो है आपका वो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के द्वारा बताया गया है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च के माध्यम से ये बताया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसमें जो सी है आपका वो राइट रहेगा। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान शिक्षण का क्या उद्देश्य? माध्यमिक स्तर पर जो सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाती है, जो शिक्षण दिया जाता है, उसके पीछे उद्देश्य क्या होता है? उसका उद्देश्य होता है राष्ट्रीय शासन के स्वरूप का ज्ञान प्रदान करना, देश की समस्याओं से बच्चों को अवगत कराना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना। ये सभी माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के उद्देश्य होते हैं। इन उद्देश्यों को लेकर के ही जो है सामाजिक विज्ञान पढ़ाई जाती है। निम्न में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान की प्रकृति के अनुकूल नहीं है? तो सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है, बिल्कुल सामाजिक विज्ञान समाज का अध्ययन है। और सामाजिक विज्ञान एक प्राकृतिक विज्ञान है, प्राकृतिक तो शायद नहीं कहेंगे। और देखते हैं सामाजिक विज्ञान की प्रकृति अंतः विषयक है, बिल्कुल। सामाजिक विज्ञान मानव जीवन से संबंधित है, जी हाँ बिल्कुल। ऑप्शन इसमें आपका जो बी है वही राइट है कि ये प्राकृतिक विज्ञान नहीं है, ये एक समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। सामाजिक विज्ञान में विषयों का अध्ययन किस प्रकार किया जाना चाहिए? सामाजिक अध्ययन में विषयों का जो अध्ययन है वो एकीकृत रूप में, एकीकृत का मतलब होता है सभी विषयों को एक साथ कनेक्ट करके पढ़ाना, इंटीग्रेट करके पढ़ाना, है ना, आपस में मिला करके पढ़ाना, इंटीग्रेटेड में यानी एकीकृत रूप में। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? तो इसमें कौन सा कथन है? यह कम वैज्ञानिक और धारणाओं पर आधारित है, या फिर यह वास्तविक जीवन एवं रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है, यह ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। कौन सा कथन है जो सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? वो आपका कथन है सी, यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाओं को प्रेरित करता है। यह कथन आपका सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किस आयोग ने किया था? वो आयोग आपका मुदालियर आयोग था। कौन सा आयोग था? मुदालियर आयोग ने भारत में सामाजिक अध्ययन को विषय के रूप में पढ़ाने का प्रतिपादन किया था। सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग किस ओर संकेत करता है, किस ओर इंडिकेट करता है? तो यह एक छोटी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन कर रहे हों। आपके जो सहपाठी हैं आपके अपने ही, मान लीजिए आप बीएड कर रहे हैं, आप माइक्रो टीचिंग आपको सिखाया जा रहा है, तो उसमें जो सामने बच्चे बैठे होंगे विद्यार्थी के रूप में वो आपके ही अपने दोस्त होंगे, वो विद्यार्थी की भूमिका निभा रहे होंगे। ठीक है, तो एक छोटी सी कक्षा को पढ़ाना जिसमें सहपाठी विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन करते हैं, वो हमारा क्या है? सूक्ष्म शिक्षण है। एक प्रशिक्षु शिक्षक विशिष्ट उद्देश्यों में से एक लिखता है, जैसे छात्र लोकतंत्र के अर्थ का वर्णन करने में सक्षम होंगे। यह उद्देश्य किस क्षेत्र में आएगा? यह उद्देश्य आपका बोध क्षेत्र में आएगा। किस क्षेत्र में आएगा? बोध क्षेत्र में आएगा। प्रत्यास्मरण एवं प्रत्याभिज्ञान किस विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आता है? प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान जो है ये आपका ज्ञान जो विशिष्ट उद्देश्य है इसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। सामाजिक विषय की शिक्षा का प्रारंभ किस देश में हुआ?
संयुक्त राज्य अमेरिका में, जर्मनी में, इंग्लैंड या फिर भारत? कौन राइट हो जाएगा इसमें? सामाजिक विज्ञान की शिक्षा का प्रारंभ आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। कहाँ हुआ? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन ए इज द राइट वन डियर फ्रेंड। आपको बताते चलें कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्टिव कंटेंट, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्टिव है वो हमारा शॉर्ट नोट्स होते हैं, ठीक है। एंड मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ शॉर्ट नोट्स। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो ये सोशल साइंस के हमारे शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है। और ये जो नोट्स हैं ये यूट्यूब पर नहीं पढ़ाए गए हैं, ये सिर्फ पेड स्टूडेंट्स के लिए ही है। जैसे सामाजिक विज्ञान विषय का प्रादुर्भाव सन 1892 में संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ, जैसा अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा। एंड 1921 में इस संबंध के विषय विस्तृत अध्ययन के लिए अमेरिका में राष्ट्रीय परिषद का निर्माण किया गया। और इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड आपसे पूछे जाएंगे, है ना। कौन सा स्टेटमेंट किसने कहा, और सामाजिक विज्ञान क्या है, सामाजिक अध्ययन क्या है, सामाजिक विज्ञान क्या है, इतिहास क्या है, उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इस तरीके से ये कंटेंट होता है जो आप तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। और जैसे शिक्षण क्या है, शिक्षण का लक्ष्य क्या है, जिसमें आपका ज्ञान, बोध, ज्ञान और बोध के बाद आपका क्या आता है? प्रयोग। जैसे अभी हमसे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ज्ञान और बोध के बाद क्या आएगा? ज्ञान और बोध के बाद प्रयोग आएगा। तो इसमें डिटेल में दिया है कि ज्ञान क्या होता है, बोध क्या होता है, प्रयोग क्या होता है, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। इस तरीके से आपके शिक्षण नीतियाँ क्या हैं, शिक्षण विधियाँ क्या हैं, प्रश्नों के प्रकार क्या होते हैं, और इस प्रकार से ये हमारे शॉर्ट नोट्स होते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये नोट्स आप हमारे ले सकते हैं। जैसे आपका व्याख्यान विधि है, योजना विधि किसने दी, कब दी, क्या होता है, सामाजिकृत अभिव्यक्ति विधि किसने दी। अगर आप ये जो है आगमन विधि, निगमन विधि, इस तरीके का कंटेंट अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। पहली बात तो ये है कि हमारे नोट्स लेने के बाद बच्चे को बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो इसी तरीके के बाकी भी नोट्स होते हैं जो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। नंबर आपको अभी नीचे मिल जाएगा। ये दृश्य श्रव्य साधन क्या होते हैं, है ना, मल्टीमीडिया क्या है, विजुअलाइजर क्या है, ये नंबर है हमारा। यहाँ पे आप व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं 9628182649। इसमें आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। क्वेश्चन कहता है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है? इतिहास, मनोविज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र। देखिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास तो आपका इंक्लूड हो जाता है, भूगोल भी आपका आ जाता है, अर्थशास्त्र भी आ जाता है, लेकिन जो मनोविज्ञान है वो सामाजिक विज्ञान में नहीं आता, इसलिए ऑप्शन बी इसमें आपका राइट है। एंड जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञात होता है, यह कथन किसका है? जीने की कला बड़ी सुंदर कला है, सामाजिक अध्ययन द्वारा ही ज्ञात होता है, ऐसा एमपी मोफात कहते हैं। कौन? एमपी मोफात कहते हैं। सामाजिक विज्ञान विधिवत सामग्रियों की वह समूह, विधिवत सामग्रियों का वो समूह है जो मानव के मानवीय संबंधों से संबंध रखती है। यह कथन किससे संबंधित है? यह आपका इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एजुकेशन रिसर्च से यह भी संबंधित है। शैक्षणिक उद्देश्यों को व्यवहारगत परिवर्तन की दृष्टि से ब्लूम और अन्य ने कितने क्षेत्रों में विभाजित किया है? तो इन्होंने जो है इसको 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। कितने क्षेत्रों में? 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। पाषाण युग विषय पर पाठ्य योजना बनाते समय आपका पहला कदम क्या होगा? तो सबसे पहले देखिए जो भी पाठ्य योजना बनाई जाती है, ध्यान रखिएगा किसी भी पाठ्य योजना को बनाते समय उसके पीछे उद्देश्य क्या है, हम उसको बना क्यों रहे हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ अब यहाँ पे सिर्फ पाठ्य योजना ही लागू नहीं होता है, जीवन में किसी भी काम को करने अगर हम जा रहे हैं तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्यों कर रहे हैं, इसको करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, हम क्या प्राप्ति चाहते हैं इससे, वो हमारा उद्देश्य है ना। तो उद्देश्य का निर्धारण सबसे पहले होता है, तभी हम किसी काम को शुरू करते हैं। छात्रों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक को जो है गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए ताकि वो सामाजिक विज्ञान के प्रति छात्रों में इंटरेस्ट पैदा कर सकें, रुचि पैदा कर सकें। ठीक है, गतिविधि आधारित शिक्षण करना चाहिए। पंचपदीय उपागम किससे संबंधित है? पंचपदीय उपागम जो है आपका ये J.F. हर्बर्ट से संबंधित है। किससे? J.F. हर्बर्ट से संबंधित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन।
RCEM से क्या आशय है? RCEM का मतलब होता है क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। ठीक है, ओके, समझ गए RCEM। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी इज द राइट वन। पाठ्य योजना निर्माण से पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? आप पाठ्य योजना का निर्माण कर रहे हैं तो उससे पहले कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। विषय वस्तु का आपको अच्छा ज्ञान होना चाहिए जो भी आप पढ़ाने जा रहे हैं। बालकों की रुचि का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ाएंगे, जो टॉपिक है हमारा, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा कि नहीं लेगा, ये सभी बातें हमको पता होनी चाहिए। ऑप्शन डी इसीलिए आपका इसमें राइट हो जाए क्योंकि सारे ऑप्शन इसमें आपके सही हैं। ब्लूम ने संज्ञानात्मक उद्देश्यों को कितने स्तरों में बांटा है? ब्लूम ने संज्ञानात्मक स्तरों को जो है 6 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 6 भागों में बांटा है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। कैरिकुलम शब्द की उत्पत्ति क्यूरेरे शब्द से हुई है। क्यूरेरे किस भाषा का शब्द है? क्यूरेरे आपका लैटिन भाषा का शब्द है। क्यूरेरे लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, जहां से हमारा कैरिकुलम बनता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है? जग जाहिर क्वेश्चन है, सबको पता है, बच्चे को पता है, बीएड वाले को। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक किलपैट्रिक हैं। कौन है? किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं। अच्छा, आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? आगमन विधि के प्रतिपादक आपके अरस्तु हैं। आगमन विधि के प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं। जो पाठ्यक्रम का क्षेत्र है इसमें विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी आती हैं और विद्यालय की बाहरी क्रियाएं भी आती हैं। तो पाठ्यक्रम के क्षेत्र में आंतरिक और बाहरी दोनों ही प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित हैं, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक ऐसा साधन है जिससे वह अपने विद्यार्थियों को अपने उद्देश्यों के अनुसार अपने विद्यालय में ढाल सकता है। यह कथन किसका है? इस प्लेटो, मुनरो, किलपैट्रिक, कनिंघम। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, राइट इसमें आपके कनिंघम हो जाएंगे। कौन राइट हो जाएंगे? कनिंघम इज द राइट वन ओवर हियर। सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को बल देना चाहिए। किस पर बल देना चाहिए? विषय से संबंधित सूचना देने पर कि बस जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड हम उनको इन्फॉर्मेशन दे पाएँ, या विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर? ये ऑप्शन ठीक लग रहा है। विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए तैयार करने पर या विद्यार्थियों के भाषा विकास पर? देखिए, ऑप्शन जो होता है हमारा बीएड में, टेट सीटेट में, ऑप्शन सभी एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं। हमको लगता है 4 ऑप्शन सही हैं, लेकिन जो एक बेस्ट होता है वो हमें चूज करना होता है। इसमें बेस्ट ऑप्शन आपका है बी। ठीक है, इसमें जो है क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों की सामाजिक मुद्दों के प्रति, समाज से संबंधित जो भी मुद्दे हैं, जो समाज की समस्याएं हैं, जो समाज की आवश्यकताएं हैं, उनके प्रति बच्चा क्या सोचता है, उसके प्रति उसकी चिंतन शक्ति को डेवलप किया जाए। यही सामाजिक विज्ञान का जो है उद्देश्य होना चाहिए शिक्षक का। इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? इकाई योजना का स्वरूप बोधगम्य और व्यापक होता है। ये इकाई योजना का गुण है, ये क्वालिटी है। इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता, या यह कक्षा कार्य को अधिक रोचक तथा सक्रिय बनाती है। इकाई योजना की व्यवस्था उद्देश्यों की प्राप्ति की दृष्टि से होती है। तो इकाई योजना का गुण कौन सा नहीं है? इसमें संपूर्ण विषय वस्तु को एक इकाई नहीं माना जाता, ये इसकी क्वालिटी नहीं है। ऑप्शन बी इसमें आपका जो है वो राइट हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। क्वेश्चन कहता है पाठ्य योजना में सबसे अधिक महत्व किसका है? जो भी लेसन प्लान हम तैयार करते हैं उसमें शिक्षक का महत्व होता है, शिक्षार्थी का, या पाठ्यपुस्तक का, या फिर होमवर्क का सबसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है। देखिए, पाठ्य योजना में सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंस दिया जाता है वो शिक्षार्थी को दिया जाता है, क्योंकि हम उसमें शिक्षार्थी के पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्माण करते हैं। बालक की रुचि को, योग्यता को, क्षमता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य योजना तैयार करते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंस हमारा शिक्षार्थी की तरफ जाता है, महत्व उसी को दिया जाता है। निम्न में से पंचपदी उपागम का सोपान कौन सा नहीं है? पंचपदी उपागम का सोपान कौन सा नहीं है? पुनरावृत्ति जो है ये आपका पंचपदीय उपागम का सोपान नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ किस देश में हुआ? सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रारंभ है आपका वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण का प्रारंभ संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कब हुई? 1963, 73, 83, 93। राइट क्या हो जाएगा? 1963। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट वन ओवर हियर। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत 1963 में हुई। कब हुई? 1963 में।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सूक्ष्म शिक्षण एक प्रशिक्षण विधि है जिसमें छात्राध्यापक किसी एक शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हुए थोड़ी अवधि के लिए छोटे समूह को कोई एक कॉन्सेप्ट पढ़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका बीके पासी का है। किसका कथन है? बीके पासी का है। ठीक है। एनसीईआरटी के आधार पर सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में सूक्ष्म शिक्षण चक्र की कितनी अवधि होती है? तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र की जो अवधि है वो 36 मिनट होती है। कितनी? सूक्ष्म शिक्षण चक्र की पीरियड की जो अवधि है वो 36 मिनट होती है। चक्र के माने पीरियड। एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण की क्या विशेषता होनी चाहिए? जो एक अच्छा उपलब्धि परीक्षण होता है जिसको अचीवमेंट टेस्ट भी कहते हैं, उसमें वैधता होती है, विश्वसनीयता होती है ना, विभेदन क्षमता होती है। ये सभी क्वालिटीज़ हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। एंड क्रियात्मक अनुसंधान का जनक किसे माना जाता है? क्रियात्मक अनुसंधान का जनक आपका स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। क्रियात्मक अनुसंधान का जनक स्टीफन एम कोरे को माना जाता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। कौन से सिद्धांत हैं? तो इसमें विविधता और लचीलापन, सामुदायिक जीवन से संबंध रखना, विषयों का पारस्परिक संबंध होना, ये सभी माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत हैं। सामाजिक विज्ञान में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करती है? कौन सी परीक्षा? वस्तुनिष्ठ परीक्षा, यानी कि छात्रों के, देखिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, छात्रों के स्वतंत्र चिंतन, जहां बालक स्वतंत्र रूप से चिंतन कर पाए, वो आपकी वस्तुनिष्ठ की परीक्षा होगी या जो है निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा होगी? वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक दोनों होगी या इनमें से कोई नहीं? देखिए वो परीक्षा आपकी होगी निबंधात्मक। निबंधात्मक यानी कि जहाँ सब्जेक्टिव एग्जाम होता है, जहाँ आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं 15 नंबर का, 12 नंबर का, 6 पेज का, उसमें आप स्वतंत्र चिंतन कर पाते हैं, अपने मन की बात कह पाते हैं। तो ये आपका निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा ही है जिसमें हम स्वतंत्र चिंतन कर पाते हैं। क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है स्थानीय तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, समस्या का तुरंत समाधान होता है, घटना स्थल पर ही अध्ययन हो जाता है। ये सभी क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। किसने शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्र में विभाजित किया है? किसने किया है? वो आपका ब्लूम एवं अन्य ने क्रियात्मक अनुसंधान ब्लूम एवं अन्य ने जो है शिक्षण उद्देश्यों को संज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक क्षेत्र में विभाजित किया है। ऑप्शन ए इज द राइट वन। एक प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? एक इफेक्टिव टीचिंग के लिए, टीचर के लिए क्या आवश्यक है? वह संप्रेषण में निपुण हो, यानी कि उसकी बातचीत अच्छी हो, उसका सामाजिक स्तर ऊंचा हो, समाज में खूब उठ बैठ हो, यानी कि अमीर लोगों से मिलना जुलना हो, और अमीर हो और कठोर हृदय वाला हो। ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों का कोई मोल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। एक इफेक्टिव टीचर वही है जिसका कम्युनिकेशन अच्छा हो, संप्रेषण अच्छा हो, है ना, और बाकी क्वालिटी जैसे बच्चों को समझना हो। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत निम्न में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है? सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आपका समाज से संबंधित अध्ययन किया जाता है, मानवीय संबंधों का अध्ययन किया जाता है, नागरिकता की शिक्षा दी जाती है। तो ये ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी चीज़ों का अध्ययन हमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही मिलता है। शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को क्या करता है? प्रभावशाली बनाता है। जी हाँ, बिल्कुल प्रभावशाली बनता है। जब हम टीचिंग कर रहे होते हैं, उसमें अगर हमें कोई मटेरियल मिल जाता है जिसके माध्यम से हम बच्चों को समझाते हैं, तो क्लास इंटरेस्टेड हो जाती है, सहायता करती है। इसलिए ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, और आपसे फिर कहना चाहेंगे जो नोट्स के आप चारों पेपर के नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। मार्केट में जो कंटेंट अवेलेबल है आपका गोल्ड सीरीज का एंड इजी नोट्स का, वो भी साथ में पीडीएफ आपको कंप्लीट पीडीएफ दे दी जाती है। तो ये सारा कंटेंट आपको एक जगह मिल जाता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सारे मिल जाते हैं। तो इतना कंटेंट आपके लिए बहुत रहेगा। एंड हमारा कंटेंट लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। जो नंबर दिया गया है वहाँ व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में पर्यटन निम्न में से किस दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? जो पर्यटन होता है उसमें क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन करने में मदद करता है। बच्चा चीज़ों को सामने देख पा रहा है, टच फील कर पा रहा है ना, समझ पा रहा है, तो ये प्रत्यक्ष ज्ञान अर्जन होता है। क्लास कैसी रही कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, बिना कमेंट किए नहीं जाएंगे।
मूल्यांकन के बारे में सत्य कथन क्या है। जो मूल्यांकन, और एक आपको बात बता दें कि जो ये हमारी क्लासेस हैं वो आज आप देख पा रहे होंगे कि नए चैनल पर है ना, स्मार्टर एवरीडे 2.0 पर। जो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट क्लासेस रहेंगी वो इसी पर चलेंगी। एंड अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में सबको बता दीजिएगा। मूल्यांकन के बारे में सत्य कथन क्या है। देखिए, मूल्यांकन एक तो सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक व्यापक अवधारणा है, मूल्यांकन शैक्षिक प्रक्रिया का भी एक अंग है, इसलिए ऑप्शन इसमें जो डी है वो आपका राइट रहेगा। क्लास कैसी रही कमेंट जरूर कीजिएगा, बताइएगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।